देहरादून में शनिवार को आईएमए की पासिंग आउट परेड होगी, जिसमें कि 394 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होंगे, कैडेट्स भी पास आउट होंगे। 10 मित्र देश के 39 जेंटलमैन कैडेट्स परेड में शामिल होंगे। केदारनाथ में थार गाड़ी से वीआईपी यात्रियों को घुमाने का मामला, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस मामले में संज्ञान लिया। इसके बाद मुख्य सचिव ने डीएम रुद्रप्रयाग को सख्त निर्देश दिए कि वो थार में वीआईपी लोगों को घुमाने की अनुमति देने वाले अधिकारी पर एक्शन ले। राधा रतूड़ी ने कहा कि थार का प्रयोग दिव्यांग, घायल और वृद्ध यात्रियों की मदद के लिए है। अभी हाल ही में एक वीडियो चल रहा था जिसमें कुछ सामान्य व्यक्तियों को भी थार से पहुंचाया गया। ये बहुत गलत है और इसके लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये वाहन जो है सिर्फ बीमार लोगों की मदद के लिए ही प्रयोग में लाए जाएंगे। इसमें कोई सामान्य यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा और जिस अधिकारी ने ये अनुमति दी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और देहरादून के बल्लूपुर में ओएनजीसी रोड पर एक लड़की ने खुद अपनी स्कूटी पर आग लगा दी और वहां से चलती बनी। देखते ही देखते स्कूटी आग का गोला बन गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर टेंडर की मदद से आग बुझाई गई। चश्मदीदों के मुताबिक इस स्कूटी पर एक लड़का और लड़की सवार थे। दोनों में पहले आपस में बहस हुई, फिर लड़के ने लड़की का मोबाइल सड़क पर पटक दिया और इसके बाद लड़की ने स्कूटी की टंकी का ढक्कन खोला और उसमें जलती हुई माचिस डाल दी। रुद्रप्रयाग में एक तीर्थ यात्री नदी में डूब गया। राजस्थान का तीर्थ यात्री अलकनंदा मंदाकिनी संगम पर नहा रहा था और इसी दौरान वो नदी में डूब गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक नदी में नहा रहा है और फिर अचानक ही वो डूबने लगता है। रामनगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक टस्कर हाथी आबादी के बहुत करीब आ गया और हाथी को वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद जंगल की ओर खदेड़ा। इस दौरान हल्द्वानी रोड का ट्रैफिक दोनों ओर से स्मृति वन के पास रोक दिया गया। और रामनगर के रिंगौड़ा में NH 309 के पास ही घास काट रही महिला पर बाघ ने हमला बोल दिया। इसमें महिला घायल भी हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आमडंडा खत्ता की कुछ महिलाएं शाम को घास काटने और लकड़ी बीनने जंगल गई थी। तभी रोड के पास ही घास काट रही लीला देवी पर बाघ ने हमला कर उसे घायल कर दिया। मामला कॉर्बेट से लगे रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज का है। 200 मीटर ही है, टाइगर ने इनके ऊपर हमला किया है। फिलहाल मैं हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। अच्छा, रोड पे ही हमला किया है? हाँ, रोड से थोड़ा अंदर। अच्छा, मतलब ये रामनगर गर्जिया रोड पे? रामनगर गर्जिया रोड पर रिंगौड़ा खत्ते से 200 मीटर इधर की बात है। हम घास काट रहे थे, एकदम आया वो इस पर, फिर मेरा तरफ आया वो, फिर मैंने हट 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 करा तो इसको मैंने ऐसा पकड़ा, मैं घसीट के इसको रोड में लाई। और बिल्डर सत्येंद्र साहनी सुसाइड मामले में गुप्ता बंधुओं की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका खारिज कर दी गई। 2/25 मई से सुधोवाला जेल में बंद है। अब बचाव पक्ष हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। दोनों बंधुओं पर सत्येंद्र साहनी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। ऋषिकेश में राफ्टिंग गाइड और पर्यटकों के बीच मारपीट के वीडियो के वायरल होने के बाद मुनिकीरेती पुलिस एक्शन में है। वीडियो की पड़ताल के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वीडियो में राफ्टिंग गाइड और पर्यटक के बीच ब्रह्मपुरी राफ्टिंग पॉइंट पर मारपीट हो गई थी। वीडियो 29 मई का बताया जा रहा है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भयंकर लड़ाई राफ्टिंग के टाइम, राफ्टिंग के चक्कर में हुई लड़ाई। और फिल्मी गानों पर 51 शक्तिपीठों में से एक नैना देवी मंदिर में रील बनाने वाली महिला ने माफी मांग ली है। लगातार हल्द्वानी की इस महिला की रील वायरल हो रही थी, जिसमें ये मंदिर में फिल्मी गानों पर नाच रही थी।
अब सामने आकर इस महिला ने माफी मांगी है। लेकिन जाने अनजाने में मुझसे किसी की भी भावना को अगर ठेस पहुंची है, धार्मिक भावनाओं को किसी से कुछ भी हुआ है, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझसे ये गलती हो गई। देवी के जो है लाखों आस्तिकों की भावना में चोट पहुंची है, तो हमने इस महिला से संपर्क किया और ये आज माफ़ी मांगने भी यहाँ आ गई हैं। लेकिन हम जो है अब इस मामले में काफ़ी कड़ाई कर रहे हैं। रविवार को दिल्ली में शपथ लेने जा रही एनडीए सरकार से उत्तराखंड के युवाओं को उम्मीद बंधी है कि जिस अग्निवीर स्कीम ने सेना में जाने के मौके कम कर दिए थे, उसको लेकर शायद कुछ फैसला हो। उत्तराखंड में अग्निवीर का मुद्दा लोकसभा चुनाव में परवान चढ़ता नजर नहीं आया। ये बात अलग है कि अग्निवीर को लेकर युवाओं में अंडर करंट अभी भी है। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं आर्मी में जाके उसको ज्वाइन करूं, पर जब से सरकार ये अग्निवीर योजना को लाई है तब से मेरा मनोबल टूटा हुआ है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आर्मी में जाके परमानेंट नौकरी करूं। पर जब से सरकार ये 4 साल की अग्निवीर योजना लाई है तब से मेरा मनोबल गिरा हुआ है। आज की स्थिति यह है कि पहले से साथ वाले हमारे बहुत सारे आर्मी के उससे दौड़ने के लिए आते थे, वो सोचते थे कि हम भी आर्मी में जाएंगे, और अब जब से अग्निवीर योजना आई है तब से आर्मी में जो लोग आने चाहते थे हमारे साथ के, वो लोग कोई नहीं आ रहा है। हल्द्वानी के नीरज जीना अपने दोस्त निखिल जोशी के साथ रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन सेना में भर्ती हो सके। ये दोनों सेना में शॉर्ट टर्म भर्ती की अग्निपथ योजना से परेशान हैं। उत्तराखंड से बड़ी तादाद में युवा भारतीय सेना में जाने का सपना संजोते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद स्थिति बदल गई। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने यूपी, बिहार, राजस्थान में अग्निवीर को लेकर कैंपेन चलाया और उसका असर भी दिखा, लेकिन उत्तराखंड में मुद्दे की आहट कम सुनाई पड़ी। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री कहते हैं कि अग्निवीर को लेकर उत्तराखंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जबकि कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। जब आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर अग्निपथ का विरोध हो रहा था, यहाँ पर ना के बराबर हुआ, सिर्फ कांग्रेस के नेता हरीश रावत उसका विरोध कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमें सिर्फ इस बात से मतलब नहीं है कि ये मुद्दा था या इससे हमें ज़्यादा जो फायदा होना चाहिए था नहीं हुआ, ये बात नहीं है। बात ये है कि जो गलत योजना है उस गलत योजना को समाप्त होना चाहिए, युवाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। दरअसल चुनाव के बाद अग्निवीर एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसके पीछे बड़ी वजह है केंद्र में आ रही गठबंधन सरकार। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अग्निवीर को लेकर बात रखी है। युवा भी उम्मीद कर रहे हैं, क्या पता गठबंधन का धर्म निभाते हुए अग्निवीर को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की मीटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के बाद ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली मीटिंग है। इस मीटिंग में उत्तराखंड से कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल भी शामिल होंगे, जो कि CWC में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव में हार जीत, राज्य में परफॉर्मेंस समेत कई मुद्दों पर बात होगी। दिल्ली रवाना हो रहा हूँ। CWC की बैठक में जो अभी चुनाव हुए हैं देश में, इस पर चर्चा होगी। विभिन्न राज्यों के बारे में चर्चा होगी, चुनाव जीतने हारने के बारे में चर्चा होगी, भविष्य की रणनीति के बारे में चर्चा होगी। इन सभी चर्चाओं के लिए ये बैठक आहूत की गई है और हम लोग भी बड़ी जोश खरोश के साथ उस बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जल्द हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने कहा, रिपोर्ट में सभी बातों का जिक्र होगा जो नेता पार्टी छोड़कर गए, आखिर उनकी क्या वजह थी। उन्होंने कहा कि हार के कारणों के साथ ही अपनी कमियां भी रिपोर्ट में लिखूंगा। सीनियर्स को लड़ाने की बात कही थी। लोग फेस चेंज चाहते हैं और बहुत और चीज़ें भी हैं जिस पे हमको जाने की ज़रूरत है, और ये आने वाला समय और समीक्षाएं बताएंगी। जो रिपोर्ट मैं अभी दिल्ली भेजूंगा उसमें मैं सारी चीज़ों को सुस्पष्ट करके भेज रहा हूँ। उससे समझ में आ जाएगा जो लोग पार्टी छोड़ के गए वो क्यों गए, कौन लोग थे,
क्या हुआ, ये सारी चीज़ों पे हम लोग जो है विचार कर रहे हैं। जो मेरी कमियां हैं मैं उनको भी लिखूंगा और जो कमियां उनको दुरुस्त करने की कोशिश भी करूंगा। बीजेपी भले ही अपनी हर बात सबसे छोटी इकाई बूथ से शुरू करती हो, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणामों ने उसके कई नेताओं के पोल खोल कर रख दी है। बीजेपी के कई नेता अपने बूथ पर ही पार्टी को नहीं जिता पाए। बीजेपी अब इसकी समीक्षा कर रही है। बीजेपी का सियासी ट्रेंड बताता है कि बीजेपी बूथ लेवल से काम शुरू करती है, फिर चाहे बूथ कमेटियों का गठन हो, पन्ना प्रमुख बनाने की बात हो या फिर बूथ पर कार्यक्रम करने की बात, अधिक से अधिक लोग पार्टी से जुड़ सकें। बीजेपी का नारा है बूथ बोल दी। बूथ मजबूत करने का भाषण देने वाले उसके कई नेता खुद अपने बूथ पर पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। भागने से गंभीरता है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले राजेंद्र भंडारी अपने बूथ पर बीजेपी को बढ़त नहीं दिला पाए। भंडारी के पोखरी स्थित बूथ पर बीजेपी को 100 वोट मिले तो कांग्रेस को 109। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के क्वासा बूथ पर भी बीजेपी पीछे रही। यहां बीजेपी को 104 तो निर्दलीय बॉबी पवार को 110 वोट मिले। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी अपना बूथ नहीं बचा पाए। यहां कांग्रेस ने बीजेपी को 72 वोटों से पीछे छोड़ दिया। पुरोला विधानसभा में तो पार्टी के जिलाध्यक्ष ही अपने बूथ से पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राणा के बूथ से बीजेपी निर्दलीय से 138 वोट पीछे रही। देखिए, हम बूथ आधारित संगठन के कार्यकर्ता हैं और जब भी समीक्षा का आधार होगा हमारा संगठन बूथ तक पहुंचेगा, बूथ तक की संरचना करेंगे। लेकिन जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उस बूथ पर बीजेपी कभी जीती नहीं थी और मुझे खुशी है कि आज हम लोग नेक टू नेक पे आए हैं। कई बार देखने में आता है कि उन बूथों पर पार्टी उतनी मजबूत नहीं रह पाती, तो उससे संभावना इसीलिए होती है कि लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, चुनाव बूथ पर होता है और हम हमेशा कहते हैं बूथ जीता तो चुनाव जीता। बीजेपी के अन्य कई विधायक और पदाधिकारी भी अपने बूथ पर फिसड्डी साबित हुए। बीजेपी की इस अंदरूनी सियासत पर कांग्रेस भी चुटकी ले रही है। बड़ी बातें करना इनकी आदत में शुमार है, इनके डीएनए में है। इनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री से लेकर के और इनके छुटभैया नेताओं तक जिस प्रकार का बड़बोलापन, जिस प्रकार का अहंकार, जिस प्रकार का घमंड, मेरा बूथ सबसे मजबूत और न जाने क्या क्या नारे देते हैं। बहरहाल बीजेपी संगठन इंटरनल तौर पर एक एक पदाधिकारी, मंत्री, विधायक का परफॉर्मेंस कार्ड बना रहा है और इसके लिए उनके बूथ परफॉर्मेंस भी खंगाली जा रही है। सूत्रों की माने तो जल्द समीक्षा मीटिंग में ऐसे नेताओं को तलब भी किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीते साल बरसात में कोटद्वार, हरिद्वार समेत प्रदेश भर में कई पुल ध्वस्त। जीवन सरकार ने प्रदेश भर में पुलों का जो ऑडिट कराया था उसमें से 97 पुल अनसेफ पाए गए हैं। मॉनसून काल शुरू होने वाला है, ऐसे में अब खोजबीन शुरू हो गई है कि उन असुरक्षित घोषित किए गए 97 पुलों का आखिर क्या हुआ। इस रिपोर्ट में देखें। कोटद्वार की मालन नदी पर बने पुल को टूटे 1 साल का समय होने वाला है, लेकिन जो पुल का काम है वो अभी 1 महीने पहले ही शुरू किया गया है। तो जो पूरे साल भर का जो समय है वो पहले ही इसमें लेट हो चुका है और अभी जिस तरीके से जो हालात हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो अभी इस पुल को बनने में पूरा 1 साल लगने के उम्मीद है। बीते साल कोटद्वार के मालन नदी पर बने इस पुल की तरह प्रदेश भर में कई जगहों पर पैदल और मोटर पुल ध्वस्त हो गए थे, तो कई जर्जर स्थिति में आ गए थे। इसके बाद सरकार के आदेश पर पीडब्ल्यूडी ने प्रदेश भर में पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराया, जिसमें 97 मोटर और पैदल पुल असुरक्षित पाए गए थे। बरसात में इनमें से कई पुलों पर आवाजाही रोक दी गई थी। अब एक बार फिर से मानसून सीजन शुरू होने वाला है। शासन ने जानकारी जुटाई तो असलियत सामने आ गई। पिछले साल असुरक्षित घोषित किए गए 97 पुलों में से अभी तक मात्र 18 पुलों पर ही काम हो पाया है, यानी कि शेष 79 पुल अभी भी खतरनाक स्थिति में हैं। 97 में से मात्र 18 पुलों पर ही काम हुआ है।
45 पुलों का काम स्वीकृत तो हो गया है, लेकिन ये भी अभी टेंडर जैसी प्रक्रिया में चल रही है। 8 जगहों पर नए पुल बनाए जाने थे, लेकिन प्रस्ताव अभी वर्ल्ड बैंक के पास है। 12 पुल ऐसे हैं जिनकी मरम्मत के लिए प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा गया है। 13 पुल ऐसे हैं जिन पर काम होना है, लेकिन मामला अभी शासन स्तर पर स्वीकृतियां लेने में ही उलझा हुआ है। टोटल 97 पुल हैं जो असुरक्षित श्रेणी में आए थे। कुछ में माइनर रिपेयर था, कुछ में मेजर रिपेयर था। उसमें से 18 ऐसे पुल हैं जो हम लोगों ने काम जिस पे कर दिया है हमने, आज के डेट में वो बिल्कुल सेफ आ गए हैं। 45 ऐसे पुल हैं जिनमें हमने सैंक्शन कर दिया है। 18 के अलावा 45 और हैं जो जिसकी स्वीकृति हम लोग जारी कर चुके हैं, जिसपे काम प्रारंभ कर दिया गया है। कुछ में निविदा की कार्रवाई चल रही है। पुलों की स्वीकृति मिलने से लेकर इनके बनने तक लंबा समय लगेगा। पहले तो पार्किंग की समस्या, और जब पार्किंग बनी तो अब वो लोगों के लिए मुसीबत से कम नहीं है। बिना योजना की बनी पार्किंग शहर में जाम का कारण बन रही है, तो पर्यटक से लेकर स्थानीय लोग इससे काफी परेशान हैं। नैनीताल की पार्किंग ही हर शहर में जाम का कारण बन रही है। पर्यटन सीजन के दौरान गाड़ियों का पार्किंग में हो रहे मूवमेंट से जाम लग रहा है, तो एंट्री और एग्जिट नहीं होने से दबाव नैनीताल में पड़ रहा है। हालात ये हैं कि सड़कों के किनारे और नाला पाट कर बनी पार्किंग में गाड़ियां लगाने और निकालने के चक्कर में टूरिस्ट और स्थानीय घन चक्कर बन रहे हैं, और पैदल चलने के लिए भी पर्यटकों को जगह की कमी परेशानी में डाल रही है। जैसे आपने गाड़ी डाली है, गाड़ी के पीछे एक गाड़ी है, तो पीछे वाली ने निकालनी है तो आगे वाले ने जो है पहले गाड़ी निकालेगा, फिर वो पीछे वाला जो है फिर निकालेगा। उससे क्या है कि दोनों की तरफ जाम लगने की स्थिति रहती है। दरअसल पिछले 5 सालों में कारोबारियों के दबाव में मस्जिद चौराहे से लेकर सूखा ताल और बीडी पाड़े अशोक सिनेमा में पार्किंग बनी, लेकिन यही पार्किंग प्रशासन के लिए जाम का कारण भी बनी है। आने जाने का एक ही स्थान होने से दिक्कतें और बढ़ गई हैं, तो मिनटों में लंबा जाम भी इसी वजह से नैनीताल शहर को झेलना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन अब व्यवस्था सुधार की बात कह रहा है। इन पार्किंग्स में गाड़ियों को व्यवस्थित रूप से खड़ा किया जाए, उसके लिए भी जो पार्किंग संचालक हैं उनको निर्देशित किया गया है। जहां कहीं समस्या आती है वहां विभाग की टीमें जाती हैं, क्योंकि सभी पार्किंगें अलग अलग विभागों द्वारा संचालित की जा रही हैं। बहरहाल नैनीताल में गाड़ियों का प्रेशर तो है। अगर जाम का ऐसा ही झाम पर्यटकों को मिला तो आने वाले दिनों में नैनीताल के टूरिज्म पर खतरा मंडरा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट।